हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साजी ट्यूशन की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रांसजेनिक एनिमल, एथिकल इशू एंड बायोपायरेसी के बारे में। ये तीनों टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या हैं, इनको हम क्यों बनाते हैं और इनका हम क्या यूज़ करते हैं। फिर हम एथिकल इशू एंड बायोपायरेसी पे मूव करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ट्रांसजेनिक एनिमल की कि ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेशन टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे एनिमल जिनका डीएनए मैनिपुलेशन कर दिया जाए। डीएनए मैनिपुलेशन मतलब क्या है? जिनके डीएनए में कुछ चेंज कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा फॉरेन या फिर फॉरेन जीन भी आप कह सकते हो, एक्सप्रेस करे और पोजेस कर सके। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आई होप आपको ट्रांसजेनिक एनिमल क्लियर हो गया होगा कि ये होते क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेशन करा जाता है ताकि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कह सकते हो या एक्स्ट्रा जीन कह सकते हो, एक्सप्रेस करे। अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल की, तो अभी तक हम ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक फिश, इन सबको बना चुके हैं। और हमने जितने भी अभी तक ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम, या आप ये कह सकते हो 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं, उनमें से 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो माइस हैं। यानी हमने ज़्यादातर ट्रांसजेनिक माइस बनाए हैं क्योंकि ये हमारी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते क्यों हैं, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं कि वाई वी यूज़ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसका सबसे पहला आपको रीज़न दिया गया है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो भी बॉडी है उसके नॉर्मल फंक्शंस को समझ सकें कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। या हम ये समझ सकें कि कोई अगर जीन है उस बॉडी में, तो वो जीन अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, इस चीज़ को हम समझ सकें। और वो जीन कैसे डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, उसको हम समझ सकें। इसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल can be designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect normal function of body and its development। जैसे कि मान लो मेरे को कोई किसी जीन का वर्क पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सबसे पहले एक जो भी मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा और देखूंगा कि उसके अंदर वो जीन क्या इफेक्ट शो कर रहा है और कैसे वो उसके डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, उसकी बॉडी की डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मतलब कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर जैसे कि इंसुलिन हमारी ग्रोथ में कैसे मदद करते हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। सेकंड आपको दिया गया है स्टडी ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल का हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने में। किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने से ये मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ कैसे एक्सप्रेस होती है किसी जीन द्वारा कैसे एक्सप्रेस होती है, पहला तो हम ये समझ सकते हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि किसी डिजीज़ के लिए जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है इनको हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से, वही यहाँ पे बताई गई हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल हमें इस चीज़ में मदद कर सकते हैं या इस चीज़ को समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे कोई जीन कंट्रीब्यूट करता है किसी भी डिजीज की डेवलपमेंट में। Specially made to serve as model for human disease so that investigation of new treatment for disease made possible। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो ह्यूमन में कोई डिजीज़ फैली है, जैसे कि अगर हम रिसेंटली
हुई एक डिजीज की बात करें, पेंडेमिक की बात करें, तो वो है कोविड-19। तो हमें अगर कोविड-19 के लिए कोई ट्रीटमेंट ढूंढना है तो अब हम डायरेक्ट ह्यूमंस पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसमें जान जाने का खतरा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएं और उसको काफ़ी हद तक सिमिलर रख लें, मतलब उस ट्रांसजेनिक एनिमल को काफ़ी हद तक सिमिलर रखें ह्यूमन के, मतलब कि ह्यूमन में मान लो वो डिजीज जिस ऑर्गन पे अफेक्ट कर रही है उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को हम काफ़ी हद तक सिमिलर रखें ह्यूमंस के, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए। तो इससे होगा क्या, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस डिजीज को हम कितने पॉसिबल तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं, या इसके लिए कोई वैक्सीन बनाई जा सकती है, या इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कवर कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। Many transgenic model exist for many human disease like cancer, cystic fibrosis, etc. अब यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं कई सारी ह्यूमन डिजीज के लिए जिन पे स्टडी चल रही है, जैसे कि कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनमें हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या इसमें हम कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं, इनकी बात करते हैं हम। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, बट ह्यूमन के द्वारा वो बहुत, मतलब ह्यूमन बॉडी के द्वारा, या अगर वो बाहर से कोई सोर्स है तो उस सोर्स वो उस चीज को बहुत कम अमाउंट में बनाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर सकते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में। इसी को हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहां पे ये बताया गया है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो इस प्रोडक्ट के लिए जो जीन कोड करेगा उस जीन को आप किसी एक एनिमल में इंट्रोड्यूस करके उस एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बना दीजिए और फिर वो ट्रांसजेनिक एनिमल आपके लिए उस प्रोडक्ट को सिंथेसिस करेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड, यानी उन्हें बनाया जा सकता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करा के, और वो डीएनए कोड करे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ऐसा ही आपको एक एग्जांपल दिया गया है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको यूज करा जाता है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। इसका प्रोडक्शन हम करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। एक और एग्जांपल आपको दिया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल का जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के कहते हैं हम उसको प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। अब रोजी की स्पेशलिटी क्या थी कि जो नॉर्मल काउ होती थी उस नॉर्मल काउ के मुकाबले इसका जो मिल्क था, रोजी काउ का जो मिल्क था वो नॉर्मल काउ के मिल्क से ज्यादा प्रोटीन एनरिच था। मतलब कि अगर नॉर्मल काउ के मिल्क में जो प्रोटीन है वो मान लो 1 ग्राम पर लीटर, 0.5 ग्राम पर लीटर ऐसे अमाउंट में था, लेकिन जो रोजी थी, जो ट्रांसजेनिक काउ थी, इसमें जो प्रोटीन था वो 2.4 ग्राम पर लीटर था। मतलब कि 1 लीटर में 2.4 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता था। मिल्क कंटेन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट देन काउ मिल्क। अब ट्रांसजेनिक काउ रोजी का जो मिल्क था इसके अंदर अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन था जो कि ज्यादा बैलेंस प्रोडक्ट है, यानी कि मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोडक्ट है देन नॉर्मल काउ मिल्क। यानी नॉर्मल काउ मिल्क से ज्यादा आपको रोजी काउ का जो मिल्क है वो बेनिफिट देगा। इसके बाद नेक्स्ट यूज हम करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर वैक्सीन बनाते हैं तो उसको सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करा जाता है उसकी सेफ्टी को चेक करने के लिए, और वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए जो सेफ्टी टेस्ट था वो ट्रांसजेनिक माइस पे करा गया था। इसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल को हम यूज कर सकते हैं किसी भी केमिकल की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। मतलब कि
उसकी कितनी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती है, इस चीज को हम उस एनिमल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ये आपको आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है और इनके यूजेस क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। अगर मैं बात करूं एथिकल इश्यूज की, तो इसमें हुआ क्या, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एथिकल इशू की ज़रूरत क्यों है या एथिकल इशू है क्या। तो देखो, अगर मान लो लोगों को नॉर्मल छुट्टा मतलब खुला छोड़ दिया जाता कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते, कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते। अब आपको किसी के मन की बात तो पता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहा है, वो हमें एडवांटेज देगा या डिसएडवांटेज देगा, ये बात तो हमें पता नहीं है। जैसे कि हम अगर बात करें तो जो पहले ज़माने में मतलब बहुत पहले क्या होता था, आपने रावण का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण ने क्या करा, भगवान ब्रह्मा से वरदान ले लिया। ठीक है, भगवान ब्रह्मा से वरदान ले लिया, और रावण था एक राक्षस, तो उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी। ठीक है, यानी वो राक्षसों जैसा था। उसने क्या करा, लोगों को मारना चालू कर दिया, साधु संतों को मारना चालू कर दिया। तो यहाँ पे उसने क्या करा, इस वरदान का गलत यूज करा, इस वरदान का गलत यूज करा। तो ऐसे ही आपको किसी इंसान के बारे में तो नहीं पता कि वो जो रिसर्च कर रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये आपको नहीं पता। तो इसके लिए क्या करा गया, इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई जिसका नाम था GEAC, जिसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये कमिटी क्या करती थी, डिसीजन लेती थी इस बात पे कि कोई बंदा जो भी मतलब रिसर्च करना चाहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता है, तो ये जो कमिटी थी GEAC, ये डिसीजन लेती थी कि वो रिसर्च वो इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, या वो रिसर्च आगे हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके फैसले GEAC लेता था। अगर GEAC ने कह दिया कि आप ये रिसर्च बायोटेक में नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर इन्होंने कह दिया कि आप ये रिसर्च कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। मतलब GEAC ही इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का कर्ता धर्ता है, यही डिसीजन लेता है कि कोई रिसर्च हम करेंगे या नहीं करेंगे। Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public service। मतलब कि मान लो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके कोई ऑर्गेनिज्म बनाया और उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, किसी जंगल में छोड़ दिया या कैसी मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपने बनाया है, ये हमारी सोसाइटी को फायदा देगा या नुकसान देगा, ये हमें नहीं पता है। तो इस चीज का ख्याल भी GEAC रखता है। वो ये चीज करता है कि वो बताता है कि आप किसी भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो उसको आप पब्लिक में यूज कर सकते हो या नहीं, मतलब पब्लिक सर्विस में यूज कर सकते हो या पब्लिक सर्विस में यूज नहीं कर सकते हो। इस चीज को भी GEAC कंट्रोल करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आती है पेटेंट की। तो पेटेंट आप सभी को आई होप एक हद तक पता होगा कि पेटेंट होता क्या है, या आप सबने न्यूज में बहुत सुना होगा कि इस कंपनी ने ये चीज पेटेंट कराई है। पेटेंट का मतलब होता क्या है, पेटेंट का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई टेक्नोलॉजी ढूंढ ली, ठीक है, आज तक वैसी टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं बनाई और आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, जैसे कि आपने मीम देखे होंगे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, और आपने सही में एक ऐसी मशीन बना दी। ठीक है, आपने क्या करा, सही में एक ऐसी मशीन बना दी जिसमें आप एक साइड से आलू डाल रहे हो, दूसरे साइड से सोना निकल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, उस मशीन को पेटेंट करा लोगे। पेटेंट कराने से होगा क्या, अब ये जो मशीन है इसको कोई और नहीं बना सकता। मतलब आपने वो जो डिजाइन से उस मशीन को बनाया, उस मशीन को अब आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं बना सकता। ठीक है, उस डिजाइन की मशीन को आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं बना सकता। और अगर कोई बनाता है तो उस पे आप केस कर सकते हो कि इसने मेरे आइडिया को चुरा लिया,
इसने मेरे आइडिया को चुरा लिया और आप उससे बहुत बड़ी रकम वसूल सकते हो। ठीक है, तो पेटेंट होता क्या है? पेटेंट एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट होते हैं ग्रांटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर। किसी इन्वेंटर को नेशनल गवर्नमेंट ये राइट क्या करती है? प्रोवाइड करती है पेटेंट के थ्रू। अब बात आती है कि पेटेंट किन किन चीजों के लिए मिल सकता है। तो पेटेंट जो है आपको किसी इन्वेंशन के लिए मिल सकता है। दूसरा, अगर आप किसी इन्वेंशन में जो पहले हो रखी है उसमें कोई इंप्रूवमेंट करते हो तो आपको क्या पेटेंट मिल सकता है। या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोसेस को आप पेटेंट करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूं कि बिरयानी बनाने का कोई रेसिपी है, तो आप उस रेसिपी को पेटेंट करा सकते हो कि बिरयानी ऐसे बनाई जाएगी। ठीक है, और फोर्थ क्या है? कॉन्सेप्ट और डिजाइन। कॉन्सेप्ट और डिजाइन कि आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हो, जैसे कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, कि कोई एक मोबाइल कंपनी है, सैमसंग या कोई कंपनी है, उन्होंने फोन से निकलने वाले ड्रोन का एक पेटेंट कराया है अपने नाम। मतलब फोन से ही क्या होंगे? ड्रोन निकलेंगे, फोन से ही ड्रोन निकलेंगे। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा डिजाइन पेटेंट कराया है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट और डिजाइन को भी पेटेंट करा सकते हो। Certain company granted patent for product and technology that make use of genetic material and other biological resources। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि ऐसी चीजों का पेटेंट कराती हैं, जो कि ऐसी चीजों का पेटेंट कराती हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज का पेटेंट कराती हैं जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को यूज करते हैं या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। That have been long identified, developed and used by farmer and indigenous people of specific region country। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कह सकते हो या ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिनको बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया था या फिर डेवलप कर लिया गया था, और उनको लोकल फार्मर्स के द्वारा या फिर जिस जगह पे वो टेक्नोलॉजी है उस जगह के लोकल पीपल जो होते हैं, जिनको आप आदिवासी भी कह सकते हो, वो उनको यूज करते हैं। ऐसी चीजों को कुछ कंपनियां पेटेंट करा लेती हैं जिसकी वजह से कई सारे इशू जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक केस आया था अमेरिकन कंपनी के साथ, जिन्होंने क्या करा था? एक बासमती राइस पे पेटेंट करा लिया था। तो इस केस को हम पढ़ते हैं। हुआ क्या था एक्चुअली में? इन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसको बासमती राइस के लिए पेटेंट मिल गया था थ्रू दी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से एक कंपनी को बासमती राइस के लिए पेटेंट मिल गया। अब ये जो बासमती राइस था ये एक्चुअली में पता है क्या था? इंडियन फार्मर जो वैरायटी उगाते हैं, इंडियन फार्मर जो राइस की वैरायटी उगाते हैं, उस वैरायटी से इसको डेवलप करा गया था। This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer varieties। ये जो नई वैरायटी का बासमती राइस था जिसको अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया, इस वैरायटी को बनाया गया था इंडियन फार्मर जो वैरायटीज उगाते थे चावल की, उससे। तो यहाँ पे इन्होंने करा क्या था? इन्होंने करा ये था कि इन्होंने इंडियन बासमती को क्रॉस करा दिया था विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी। मतलब जो बीज, मतलब छोटे छोटे साइज के चावल होते हैं, सेमी ड्वार्फ साइज के चावल होते हैं, उनके साथ इन्होंने इंडियन बासमती को क्रॉस करा दिया था और नए बासमती राइस की वैरायटी बना दी और क्लेम करा कि हमने ये इन्वेंशन करा है, हमें इसका पेटेंट चाहिए। तो ऐसा भी होता है। और ऐसी चीजों में, मतलब ये जो 2 नंबर की चीजें कि किसी का हक कोई मार रहा है, ऐसी चीजों में अमेरिकन कंपनीज बहुत आगे हैं क्योंकि इनकी स्टडी एडवांस है, क्योंकि इनको फंडिंग अच्छी मिलती है, तो इनको नॉलेज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों में आप अमेरिकन कंपनी का नाम ज़रूर पढ़ोगे। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, बायोपायरेसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है और आपको इसकी डेफिनेशन रटी होनी चाहिए, लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि बायोपायरेसी है क्या। तो सबसे पहले समझो बायोपायरेसी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है किसी चीज को चोरी करना, एक तरीके से किसी चीज को एक तरीके से चोरी करना। अब बायोपायरेसी में होता क्या है? बायोपायरेसी बेसिकली एक टर्म है जिसको यूज करा जाता है
ऐसी चीजों को बताने में जहां पे कोई कंपनी बिना वहां की, मतलब कोई कंपनी है, जैसे मान लो आपकी एक कंट्री है, ठीक है, आपकी एक कंट्री है जिसका नाम है कोई भी नाम दे दो एक्स, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, आप यहां के क्या हो, प्रेसिडेंट हो। अब आपकी कंट्री में है क्या कि आपकी कंट्री में एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज दे रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि डायबिटीज के लिए कोई जड़ी बूटी है, डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिनल प्लांट है जो आपकी कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। अब बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझने के लिए कि आप एक एक्स कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और आपकी कंट्री में एक डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिनल प्लांट बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। अब हुआ क्या कि आप तो इस डायबिटीज के लिए ये जो प्लांट है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है, इसको तो आप नॉर्मली यूज कर रहे हो। अब बाहर से एक कंपनी आई और आपने उसको इस प्लांट के बारे में बताया। बाहर से कोई वाई कंपनी आई और आपने उसको इस प्लांट के बारे में बताया, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया जो डायबिटीज को ट्रीट करती है। अब ये वाई कंपनी ने क्या करा, बिना आपकी परमिशन के और बिना उन लोगों के परमिशन के मतलब जो वहां पे रहते थे, बिना उन लोगों के परमिशन के, बिना आपकी परमिशन के, इन्होंने क्या करा, इस प्लांट को अपने नाम पे पेटेंट करा लिया और इसको यूज करने लगे और आपको यूज करने से रोक दिया। इसी चीज को बोलते हैं बायोपायरेसी, ठीक है। तो यहां पे अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का जो यूज होता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना किसी ऑथराइजेशन के, फ्रॉम कंट्री मतलब बिना किसी कंट्री से पूछे, या फिर उस चीज से रिलेटेड जो भी पीपल हैं उनसे बिना पूछे और उन्हें बिना कंपनसेटरी पेमेंट करे, जो उनके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज होता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। कि बायोपायरेसी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं बायोपायरेसी क्या है। कि वाई कंपनी आपसे बिना पूछे या इस लोकल रीजन में रहने वाले लोगों से बिना पूछे और आपको बिना पैसे दिए आपके मेडिसिनल प्लांट को यूज कर रही है, आपके बायो रिसोर्सेज को यूज कर रही है, इसी चीज को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अब इसी का आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, जिसमें आप अमेरिका का नाम पाओगे। ए वेस्ट अफ्रीकन प्लांट, वेस्ट अफ्रीका में एक प्लांट है जिसका नाम है पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिना। क्या नाम है? पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिना। ये प्लांट क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ब्रेजीन। क्या नाम है? ब्रेजीन नाम है। अब ये जो ब्रेजीन प्रोटीन है ये नॉर्मल शुगर से 2000 ज्यादा टाइम मीठा है, नॉर्मल शुगर से 2000 टाइम्स ज्यादा मीठा है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लो कैलोरी स्वीटनर है, इसमें बहुत कम कैलोरी है, ठीक है। तो यहां से डायबिटीज होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन नॉर्मल शुगर से 2000 ज्यादा गुना मीठा है। तो अब यूएस के लोगों ने क्या करा, क्योंकि अफ्रीकन लोग इसको यूज करते थे, उन्हें पेटेंट के बारे में तो ज्यादा पता नहीं था क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब यूएस के लोगों ने क्या करा, या यूएस की कंपनी ने क्या करा, उस जीन को जो ब्रेजीन के लिए कोड करती है, उस जीन को आइसोलेट कर लिया प्लांट से और उसको पेटेंट करा लिया यूएसए में। क्या करा कि वो जीन जो ब्रेजीन के लिए कोड करता है उसको आइसोलेट कर लिया और फिर उसको पेटेंट करा लिया यूएसए में। और उन्होंने क्या करा, फिर उस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, मेज प्लांट में, जिसकी वजह से जो मेज के कर्नेल्स थे, मतलब जो दाने थे मेज के, वो क्या करें, इस कैरेक्टर को शो करें। सो इस तरीके से यूएस की कंपनी ने बायोपायरेसी करी, क्योंकि उन्होंने जो वेस्ट अफ्रीका के लोग थे उनको ना कोई कंपनसेटरी पेमेंट दी, ना कुछ करा, ना उनसे परमिशन ली, बस अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। तो आई होप
कि आपको ट्रांसजेनिक एनिमल का टॉपिक समझ में आया हो और पेटेंट और एथिकल इशू और बायोपायरेसी ये छोटे छोटे टर्म भी समझ में आए हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।